हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पर है। तो इससे प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि इसमें री मीन्स दोबारा, कॉम्बिनेंट मीन्स हम किसी डीएनए में जब किसी दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जब मिला करके कोई नया डीएनए बनाते हैं, ठीक है, दो डीएनए को, दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जब हम मिला करके कोई नया डीएनए बनाते हैं और हमारा पर्पस कुछ बेहतर करने का होता है। बेहतर से मतलब कि हम कोई दो कैरेक्टर जो अलग अलग प्लांट में थे या दो अलग अलग एनिमल में थे, हम चाहते हैं कि वो दो कैरेक्टर हमारे किसी एक ही प्लांट में आ जाएं या किसी एक ही एनिमल में आ जाएं। तो हम क्या करते हैं, दो अलग अलग प्लांट से या दो अलग अलग एनिमल से डीएनए को कट करके और फिर उनको कंबाइंड करके, ठीक है, उनको कंबाइंड करके एक डीएनए बनाते हैं जो कि हमारा कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने वाली टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को कुछ कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारा सबसे पहला कंपोनेंट था डोनर डीएनए, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डोनर डीएनए। तो डोनर डीएनए मीन्स ऐसा डीएनए जिसको हमें एम्प्लीफाई करना है, यानी जो हमारा डिजायर्ड है, जिसकी हमें जरूरत है एम्प्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो हमारा डिजायर्ड डीएनए जिसको हम वेक्टर के साथ मिला करके, वेक्टर मीन्स आपका कैरी करने वाला, या वो डीएनए जिसके साथ आपको पहले वाले मीन्स ये आपके इच्छा वाला डीएनए है जिसको आपको चाहिए था। सपोज आपको दो डीएनए चाहिए थे, एक ब्लैक कलर के फ्लावर का, एक रेड कलर के फ्लावर का, और आपने इसे किसी वेक्टर में मिला दिया, ठीक है। आप इसको किसी वेक्टर के साथ मिलाएंगे, देन वेक्टर जो है ले जाकर के होस्ट सेल तक आपके इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल तक ले जाएगा। तो प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे डिटेल में बताई थी। साथ ही साथ वहां पे एक वर्ड आया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो हम लोगों ने देखा था कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही हमारा वो एंजाइम है जिसकी हेल्प से हम अपने डोनर डीएनए को उसके ऑर्गेनिज्म से कट करते हैं। मीन्स सपोज ऑर्गेनिज्म का डीएनए तो बहुत ही लंबा होगा, अब हमारा जो इच्छा वाला डीएनए है, मीन्स हमें जो डीएनए चाहिए उसका बेस, उसका जो लेंथ है बस वो यहाँ से इतना ही है, ठीक है। सपोज ये 300 बेस पेयर का है या 200 बेस पेयर का है, ठीक है। तो 200 बेस पेयर का और ये 1000 से लेकर के ये जो है कई किलो बेस पेयर का डीएनए होगा। तो कई बहुत बड़े डीएनए से हमें अपना स्पेसिफिक डीएनए अगर कट करना है, या हमें वेक्टर के अंदर, इस वेक्टर के अंदर जो है इस डीएनए के लिए प्लेस को खाली करना है, ये सारी चीजें हम किससे कट करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करते हैं। मीन्स हम डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट करते हैं। ये वो एंजाइम है जो आपका डोनर डीएनए को या वेक्टर डीएनए को कट करने के काम आता है। तो इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखिए, तब आप इसको देखिए, तब आपको जो है रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस है वो पूरी तरह से समझ में आएगा। तो आइए वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिटेल में पढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो हमें बैक्टीरिया से मिलता है। मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एंजाइम है। और अगर हम इसकी बात करें तो रिस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब होता है कि रोकने वाला, ठीक है, रोकने वाला। एंडोन्यूक्लियस का मतलब अंदर, न्यूक्लियस मतलब जो अंदर की तरफ आपके न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लिक एसिड को काटने वाला या न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाला। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन शब्द को बैक्टीरिया के सेंस में देखें तो सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक, और ये इसका कोई डीएनए है, तो इसके पास जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है बैक्टीरिया के अंदर आने वाले जो फॉरेन डीएनए होगा, ठीक है, कोई भी फॉरेन डीएनए हो, वो बैक्टीरिया के अंदर आने से रोकता है,
ठीक है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी भी फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर घुसने से रोकता है। मींस ये इसकी कॉपी नहीं होने देता है अंदर, और किसी भी फॉरेन जो है डीएनए मॉलिक्यूल्स को अंदर जो है ये रुकने नहीं देता है। इसको वो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इसको जो भी फॉरेन डीएनए आया उसको कई टुकड़ों में कट कर देता है, जिससे इसका जो भी फॉरेन डीएनए आपका जो भी जेनेटिक मटेरियल आया है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सपोज कोई वायरस है, जैसे ये हमने बात कर लिया आपके बैक्टीरियोफेज की। ये बैक्टीरियोफेज आपका किसी बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो सपोज ये कोई आपका बैक्टीरियोफेज है जिसने अपना जो है डीएनए अंदर इंसर्ट किया। अब जब इसने अपना डीएनए अंदर इंसर्ट कर दिया तो बैक्टीरिया के पास जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाया जाता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस पे स्पेसिफिक साइट, इसके पास कुछ स्पेसिफिक साइट होती हैं जिसे हम लोग रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। रिकॉग्निशन साइट कहते हैं, मीन्स आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पास कुछ स्पेसिफिक साइट होती हैं जो किसी भी डीएनए को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सपोज आपका जो भी जो है डीएनए, वायरल डीएनए या जो भी आपका फॉरेन डीएनए बॉडी के अंदर आया, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो बैक्टीरिया के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ये एंजाइम इसको कट कर देगा, और कट करने के बाद जब इसका न्यूक्लिक एसिड ही कट हो गया तो ये फिर पूरी तरह से जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। मीन्स आपका कोई भी फॉरेन डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर एंट्री नहीं कर पाता है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। सो रिस्ट्रिक्ट का मतलब यहाँ पे इस से लेना है, ठीक है। इससे रिस्ट्रिक्ट शब्द का मतलब यहाँ पे है कि एंट्री ना होने देना, ठीक है। किसी भी फॉरेन जो है मॉलिक्यूल की न्यूक्लिक एसिड की एंट्री ना होने देना, उसे जो है जगह जगह कट करके डिस्ट्रॉय कर देना जो है किसका काम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम है। अब हम देखेंगे एंडो मीन्स अंदर, न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लिक एसिड को अंदर से कट करने वाला। तो होप सो आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिफिनीशन अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए वन बाय वन हम इसको देखते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एग्जिस्टेंस के बारे में जो है डब्ल्यू आर्बर ने बताया था, ठीक है। तो डब्ल्यू आर्बर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि रिस्ट्रिक्शन इन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया के अंदर कोई एक ऐसी चीज़ है, इन्होंने जो है बैक्टीरिया के ऊपर बैक्टीरियोफेज का अटैक कराया और बैक्टीरियोफेज के डीएनए को जो है बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया, तब भी इस बैक्टीरिया के ऊपर वायरस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तब इन्होंने जो है ये डब्ल्यू आर्बर जो साइंटिस्ट थे इस नतीजे पे पहुंचे कि बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कुछ मौजूद है पहले से जो कि न्यूक्लिक एसिड को अंदर कॉपी नहीं होने देता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मीन्स उसको फ्रेगमेंटेड कर देता है, उसको कट कर देता है। तो बाद में फिर आपके 1970 में हैमिल्टन स्मिथ नाम के वैज्ञानिक आए जिन्होंने सबसे पहली बार फर्स्ट आइसोलेटेड अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फ्रॉम बैक्टीरिया हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्होंने हैमिल्टन स्मिथ नाम के जो वैज्ञानिक आए, इन्होंने सबसे पहली बार हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से स्ट्रेन आरडी से एक एंजाइम को डिस्कवर किया जो कि आपका कहलाया हिंद सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहली बार डब्ल्यू आर्बर ने बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रेजेंस का पता लगाया और 1970 में हैमिल्टन स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहली बार हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन आरडी, इसका स्ट्रेन आरडी है जिससे इन्होंने हिंद सेकेंड नाम के एंजाइम का आइसोलेट किया, मीन्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया, बैक्टीरिया से बाहर निकाला, किसको, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को बैक्टीरिया से आइसोलेट किया। तो आइए अब हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट के बारे में पढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट, तो आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हो, ठीक है। सपोज ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है कोई, इसके पास आपके न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस ATG, ठीक है। ये आपका कोई डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा वो इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कहीं से भी कट कर सकता है, आपका अंदर की तरफ ये कहीं से भी कट कर सकता है, और इसके पास लगभग अगर हम बात करें तो 4 to 8 बेस पेयर लेंथ की
4 से लेकर के 8 बेस पेयर तक की एक स्पेसिफिक जो है न्यूक्लिक एसिड की एक जो है बेस पेयर की एक साइट होती है, जिसको हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट कहते हैं, जो कि वो स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करता है। मीन्स इसके पास ATG, ठीक है, तीन जो है न्यूक्लिक एसिड का, 4 न्यूक्लिक एसिड का, 5 न्यूक्लिक एसिड का, 6 न्यूक्लिक एसिड का से लेकर के 8 न्यूक्लिक एसिड तक लंबा एक स्पेसिफिक जो है बेस पेयर का साइट होता है, जिसे हम लोग जो है रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। ये रिकॉग्निशन साइट आपका कुछ भी हो सकता है, ATGC। सपोज आपका कोई भी जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, अगर हम बात करें हिंद सेकेंड, अगर हम बात करें तो आपका हिंद सेकेंड और इको R1, तो इन दोनों के रिस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग होंगे। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब लगभग 4 से लेकर के 8 बेस पेयर के कुछ ऐसा स्पेसिफिक बेस पेयर, जिस स्पेसिफिक बेस पेयर को ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में रिकॉग्नाइज करता है और वो डीएनए को वहीं से कट करता है। अगर हम सपोज बात करें हमारा इको R1 का जो भी आपका रिस्ट्रिक्शन साइट है वो स्पेसिफिक है, आपका है GAAC, तो ये स्पेसिफिक है इको R1 के लिए। उसको जहां भी GAATTC एक साथ डीएनए में मिलेगा वो G और A के बीच, मतलब ग्वानिन और एडेनिन के बीच कट लगा देगा। ठीक है, होप सो आप बात को समझ पा रहे होंगे। अगर मैंने आपको बताया कि सभी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पास कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। ये रिस्ट्रिक्शन साइट 4 से लेकर के 8 बेस पेयर तक लंबी हो सकती है। सपोज हम बात करें वो ATG भी हो सकती है, ATGC भी हो सकती है, ATGCC भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, और जो भी उसकी रिस्ट्रिक्शन साइट होगी और ये वो जो है एंजाइम उसको वहीं से कट करता है। ठीक है, सपोज अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपका इको R1 नाम का जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है उसका रिकॉग्निशन साइट है ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो आपको पूरे जो है डीएनए की लेंथ में जहाँ भी आपको ये रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन, वो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका इको R1 ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट करने की स्पेसिफिसिटी रखता है। मीन्स ये ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट करता है। ठीक है, होप सो आप बात को समझ पा रहे होंगे। ये ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कौन कट करता है? इको R1। और इसकी स्पेसिफिक जो रिकॉग्निशन साइट है वो है GAATTC, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो इसी तरीके से लगभग 300 इंडोन्यूक्लियस की खोज हो चुकी है और सभी इंडोन्यूक्लियस जो है कई अलग अलग स्पेसिफिक साइट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 रिकॉग्निशन साइट की एक भी स्पेसिफिक साइट एक ही हो सकती है। ठीक है, कभी कभी दो जो है आपके जो इंडोन्यूक्लियस हैं, 2 एंजाइम की एक रिकॉग्निशन साइट भी हो सकती है। मीन्स 2 आपके जो एंजाइम होंगे वो किसी एक साइट को भी पहचान सकते हैं। तो इसकी बात हम आगे अभी इस वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके नॉमेनक्लेचर को देख लें। नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर इंक्लूड्स 3 पार्ट्स। नॉमेनक्लेचर में 3 पार्ट होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसके एब्रीवेशन में, शुरुआत के एब्रीवेशन में। तो जो आपका पहला अक्षर होता है, फर्स्ट कैपिटल लेटर एब्रीवेशन इज डिनोट द जीनस नेम। तो पहला आपका जो एब्रीवेशन इसमें शब्द है मीन्स ई, ये इसके जीनस को डिनोट करता है। ठीक है, ये इसके जीनस को डिनोट करेगा। और बाद के जो 2 हैं, तो पहला ये हो गया और बाद के जो आपके 2 स्मॉल लेटर हैं, ये 2 स्मॉल लेटर इसके स्पीसीज को डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें पाया जाने वाला जो तीसरा आपका चाहे कोई न्यूमेरिक हो या अल्फाबेटिकल अक्षर हो या दोनों हो। कभी कभी ये न्यूमेरिक भी हो सकता है या अल्फाबेटिकल भी हो सकता है। तीसरे पोजीशन पे, पहले पोजीशन पे मैंने आपको बताया कैपिटल एब्रीवेशन डिनोट जीनस नेम। तो यहाँ पे इको R1 में आपका ई स्टैंड फॉर स्कीरिया एंड CO, दूसरा जो दोनों स्मॉल अक्षर है, इट स्टैंड फॉर कोलाई, दैट शो द स्पीसीज, जो आपके स्पीसीज को डिनोट करती है। और थर्ड आपका जो है ये कैपिटल लेटर R
ये आपका थर्ड प्लेस पे, यहाँ पे आपका कोई अल्फाबेट भी हो सकता है और यहाँ पे आपका कोई न्यूमेरिक भी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपका अल्फाबेट भी होगा और न्यूमेरिक भी होगा, और ये डिनोट करता है इसके स्ट्रेन को। ठीक है, ये इसके स्ट्रेन को डिनोट करता है। तो ई कोलाई मतलब ईस्टीरिया कोलाई से को R1 एंड 1 जो ये जो आपका रोमन नंबर है, मीन्स ये इंडिकेट करता है ऑर्डर। मीन्स इश्किरिया कोलाई में जितने भी आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की गई होगी उसमें ये नंबर 1 पे खोजा गया था। सपोज आपका कोई इस्किरिया ई को R2 होगा तो इसका मतलब वो उसका ऑर्डर दूसरे नंबर पे आएगा, वो दूसरे नंबर पर खोजा गया। ठीक है, होप सो आप बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो ये आपका जो भी न्यूमेरिक, ये लास्ट में आपका जो न्यूमेरिक है रोमन न्यूमेरिक, ये 1 इट शो द ऑर्डर। ठीक है, इन दिस स्पीसीज, केवल इसी स्पीसीज के लिए ऑर्डर को शो कर रहा है। ई कोलाई स्पीसीज में ये नंबर 1 पे खोजा गया। ठीक है, जैसे अगर हम हिंद सेकंड में बात करें तो H स्टैंड फॉर, कैपिटल वर्ड फर्स्ट H स्टैंड फॉर हेमोफिलस जीनस। ठीक है, ये जीनस को शो कर रहा है। अब हम बात करेंगे IN, तो IN आपका ये इन्फ्लुएंजा को यानी स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। एंड D आपका ये स्मॉल d, मैंने आपको बताया यहाँ पे कोई आपका लेटर भी हो सकता है और न्यूमेरिकल वर्ड भी हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ये आपका स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है कि किस स्ट्रेन से इसको लिया गया है। एंड सेकंड आपका जो ये सेकंड दिखा रहा है, ये सेकंड दिखा रहा है ऑर्डर। ठीक है, यानी कि हिंद में जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा स्पीसीज है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में आपका ये दूसरे ऑर्डर पर आता है, मीन्स दूसरे नंबर पर खोजा गया है। तो होप सो आपने नॉमेनक्लेचर को समझा होगा। नॉमेनक्लेचर कंसिस्ट 3 पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं नॉमेनक्लेचर में। पहला पार्ट आपके जीनस को शो करता है, पहला एब्रीवेशन जीनस को, दूसरे 2 स्मॉल एब्रीवेशन आपके स्पीसीज को डिनोट करते हैं, तीसरा आपका जो न्यूमेरिक वर्ड हो सकता है या आपका अल्फा वर्ड हो सकता है या अल्फा न्यूमेरिक दोनों हो सकता है, ये आपके स्ट्रेन को शो करता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे रोमन नंबर, तो रोमन नंबर आपके सेम स्पीसीज में ऑर्डर को शो करता है कि ये आपका जो भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है किस ऑर्डर पर खोजा गया है। तो होप सो आपको ये नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा। आइए अब हम डिटेल में इसके रिस्ट्रिक्शन साइट के बारे में पढ़ते हैं कि आपका ये जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो किसी डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कैसे कट करता है। ये सबसे पहले हम रिस्ट्रिक्शन साइट के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की गई है, इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के पास आपका पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट होता है। ठीक है, पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब कि कुछ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होता है और ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट पर पहचान करके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करते हैं। पर जो आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है वो अपने पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट को पहचानने के बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए को 2 तरीके से कट करता है। एक तो या वो उसे बिल्कुल ब्लंट कट कर देगा। ब्लंट मीन्स बिल्कुल सेम एक्सिस से इस तरीके से कट लगा देगा और आपका जो डीएनए होगा, बहुत ध्यान से देखिए, इट इज़ वेरी इजी, जो आपका डीएनए होगा इस तरीके से ब्लंट कट हो गया। ब्लंट मीन्स होता है बिल्कुल उंगली जो कि बिल्कुल एकदम बराबर कट हो। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ना कोई एक भी आपका बेस पेयर ज़्यादा कम है, बिल्कुल बराबर में ये कट किया गया है। ठीक है, इसको बिल्कुल बराबर में कट किया गया है। तो द क्लीवेज पॉइंट ऑकर एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, बस आपका जो भी कोई यहाँ पे सपोज ATGCCTT TG इसी में जो कुछ भी आपका है यहाँ पे, ठीक है, TGCCCTT, तो यहाँ पे जो इसने कट किया है बीचों बीच एक बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सिस पे कट किया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपका जो भी अब आपका यहाँ पे बेस पेयर बना वो बिल्कुल बराबर में जो है बना हुआ है। ठीक है, दोनों तरफ आपके बराबर बेस पेयर हैं। ठीक, तो इस तरीके के कट को हम लोग ब्लंट कट कहते हैं। ठीक है, ब्लंट कट बिल्कुल बराबर। जबकि अगर हम बात करें दूसरा कट, तो दूसरा कट आपका स्टैगर्ड कट होगा या हम उसको स्टीकी कट भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आपका कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका ब्लंट कट करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका डीएनए को स्टीकी कट करते हैं। स्टीकी कट करने का मतलब सपोज
TC कोई आपका जो है रिकॉग्निशन साइट है जिसको DNA ने, जिसको आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने पहचान लिया। अब आपका कट करने में, अब यहाँ पे आपका जो इसका ये आपका डबल स्टैंडर्ड DNA है जी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। अब आपका सपोज किसी DNA ने कोई आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो कि GATC को पहचानता था, ये इसकी रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। तो ये इसकी रिकॉग्निशन साइट है। अब ये यहाँ पे पहले स्ट्रैंड में ग्वानिन और जो है एडेनिन के बीच में कट करेगा, और दूसरे जो है आपके स्ट्रैंड में नीचे की तरफ पीछे से ग्वानिन और एडेनिन के पास कट करेगा। तो ऐसा कट लगाने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे आपको अगर हम जो है पहले वाले बेस पेयर में बात करें 5' to 3' इंड पे अगर हम बात करें, तो हमारा 5' इंड पे केवल G मीन्स ग्वानिन मिल जाएगा, और हमारा जो 3' इंड होगा वहाँ पे हमें एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन। 3' इंड पे आपको ये इतने सारे बेस पेयर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो एक अकेला ये इसके पास इतने सारे ओवरहैंगिंग जो है बेस पेयर हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड स्टिकी इंड, ये आपका स्टिकी इंड कहलाता है। यहाँ पे हम आपको दोबारा से इसको कट करके दिखाते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको G 5' इंड पे केवल G, और अगर हम बात करें तो ATCGATC ये आपको 3' इंड पे मिल जाएगा। तो ये आपका ओवरहैंगिंग हो गया 3' इंड पे, इतने सारे आपके बेस पेयर 3' इंड पे, जबकि 5' इंड पे केवल एक बेस पेयर। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका 3' इंड पे इतने सारे बेस पेयर ATCGAT, और 5' इंड पे केवल एक बेस पेयर। तो इस तरीके का आप देख रहे हैं जो इंड है वो बराबर नहीं है। G इस आपके 5' के पास केवल एक G है, जबकि 3' इंड पे ओवरहैंगिंग इतने सारे आपके बेस पेयर जो है कटे हुए, इतने सारे बेस पेयर हैं, ठीक है। तो इस तरह का इंड आपका स्टिकी इंड कहलाता है। तो आइए हम इसको पहले एग्जाम्पल से डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका सबसे पहले कुछ एंजाइम जो ब्लंट इंड कट करते हैं। ब्लंट इंड का मतलब द क्लीवेज पॉइंट ऑकर एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे EcoRV का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, E. coli RV का एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देखेंगे EcoRV का जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट जो पहचानने की है वो है GATC, ठीक। और जो आपकी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है ये हमेशा पैलिंड्रोमिक होती है। पैलिंड्रोमिक का मतलब उल्टा सीधा एक समान, जैसे GATC को अगर ये एक जो है स्ट्रैंड में कट कर रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड में हम पढ़ेंगे तो पीछे की तरफ से ये हमें यही मिलेगा। आप इसको पीछे की तरफ से पढ़िए। अब तो G का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री C, A का कॉम्प्लीमेंट्री T, इसका कॉम्प्लीमेंट्री A और इसका कॉम्प्लीमेंट्री G। आप इसको इधर से पढ़ेंगे तो ये रिस्ट्रिक्शन साइट हो गई GATC, और आप अगर इसको उल्टा पढ़ेंगे पैलिंड्रोम मीन्स GATC, जहाँ पे उल्टा सीधा एक समान। जैसे हम लोग बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जहाज बचपन में लिखते थे, तो जहाज हम इसको आगे से पढ़ रहे हैं तो जहाज हो गया पैलिंड्रोम, और अगर हम इसको पीछे से पढ़ रहे हैं तो जहाज, तब भी ये जहाज ही रहा। तो आगे इधर से देखें और पीछे की तरफ से देखें तो एक समान। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, जिस मतलब GATC, और अगर हम इधर इसके कॉम्प्लीमेंट की तरफ देखें तो GATC, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की रिस्ट्रिक्शन साइट होती है वो हमेशा पैलिंड्रोमिक होती है, ठीक है। पैलिंड्रोमिक का मतलब अगर हम उसको एक स्ट्रैंड में पढ़ें तो GATATC, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे तो GATATC, ये दोनों आपका एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। ये EcoRV आपका थाइमिन एडेनिन पे और नीचे से भी थाइमिन एडेनिन पे कट करेगा। तो ध्यान से इसको देखिएगा, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपका जो EcoRV है, EcoRV वो GAT और यहाँ पे कट करेगा T, मतलब थाइमिन और एडेनिन के बीच में, और ये नीचे से भी थाइमिन और एडेनिन के बीच में सेम सिमेट्री पर कट कर रहा है, मतलब एक्सिस ऑफ द सिमेट्री पे कट कर रहा है, सेम एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर। तो इससे हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट मिलेगा 5' GAT
ATC3 ठीक है। और नीचे की तरफ जो रिजल्टेंट मिलेगा उसे भी लिख लीजिए CTATAG। ठीक, तो इस तरीके से हमें ब्लंट एंड मिला यहाँ पे, आप देख रहे हैं बिल्कुल बराबर। ये आपके ये दिस इज कॉल्ड ब्लंटेड। आपका 5' पर भी 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड है, और इधर इसका डीएनए तो लंबा होगा ही, ठीक है, बेस पेयर में जो भी इसने कट किया है, और यहाँ पे भी इसके ये 3 न्यूक्लियोटाइड हैं। तो दीज आर कॉल्ड जो है ब्लंट एंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ऐसे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जिसकी रिस्ट्रिक्शन साइट ब्लंट होती है, ब्लंट एंड इंडोन्यूक्लियस कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे, कल के ही वीडियो में एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम जिससे अपने डोनर डीएनए को कट करते हैं जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, क्या हम अपने वेक्टर को भी उसी से कट करते हैं? तो जी बिल्कुल, हम ऐसा ही करते हैं। हम जिससे भी अपना डोनर डीएनए को कट करेंगे, सपोज हमने इको आरवी से अपने डोनर डीएनए को कट किया तो हमें GAT मिला, यहाँ पे ATC मिला। अगर अब हम इको आरवी से अपने जो है इसको वेक्टर को भी कट करेंगे तो हमें सेम ब्लंट एंड मिलेगा। तो हमें जोड़ना एक जैसे उसमें एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट से काटने के बाद हमें डोनर डीएनए को और वेक्टर के डीएनए को जोड़ना हमें आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा स्टिकी एंड। ठीक है, तो ब्लंट एंड को जोड़ना उतना आसान नहीं है, जबकि अगर हम बात करें तो स्टिकी एंड को जोड़ना मीन्स स्टिकी एंड में आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि आपने देखा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस मीन्स आपका जो भी यहाँ पे कट कर रहा है तो ये इनके बीच में मौजूद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ दे रहा है। और हमारा लाइगेज जो हम लोगों ने कल पढ़ा, हमारा लाइगेज एंजाइम इन्हीं दोनों के बीच, डोनर डीएनए और वेक्टर के बीच में हमारा अगेन ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देगा। ठीक है, और जो हमारा डीएनए है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टिकी एंड, या हम इसे स्टैगर्ड एंड भी कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैगर्ड कट, या इसको हम लोग स्टिकी कट भी कहते हैं। तो द क्लीवेज पॉइंट डू नॉट फॉल ऑन द सिमेट्री एक्सिस, इट इज कॉल्ड स्टैगर्ड कट। तो आपका यहाँ पे हम देखेंगे जो भी अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हमारा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करेगा, वहां पे हमारा सेम सिमेट्री पर यानी सेम एक्सिस पर हमारा कट नहीं गिरेगा। अब हमारा ये कट आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे कहने का मतलब कि इनकी अब जो डू नॉट फॉल ऑन द सिमेट्री, ये एक ही आपका सपोज ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है 5' to 3' और नीचे वाला स्ट्रैंड 3' to 5' है, तो ऊपर वाले स्ट्रैंड पे ये अलग जगह पे कट करेगा और नीचे वाले स्ट्रैंड पर ये अलग जगह पे कट करेगा। जबकि ब्लंट एंड में हमने देखा था कि जिस जगह पे ये ऊपर वाले स्ट्रैंड पे कट कर रहा था उसी जगह पे वो नीचे वाले स्ट्रैंड पे भी कट करता था। बट हमारे स्टैगर्ड में ऐसा नहीं होगा। हम देखेंगे बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हमारा इको R1, जो कि हमारा आइसोलेट किया गया हिंद सेकेंड के तुरंत बाद दूसरा आइसोलेट किए जाने वाला एंजाइम था हमारा इको R1। ये हमारा GATTC मीन्स ग्वानिन एडनिन एडनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन को रिकॉग्नाइज करता है और ये ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट करता है। और अगर हम नीचे से बात करें तो इसकी सिमेट्री सेम ना होकर के इसने यहाँ पे कट किया, दूसरा कट इसने नीचे से ये पीछे से यहाँ पे लगाया ग्वानिन और एडेनिन के बीच में। अब हमें जो यहाँ पे रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट मिलेगा हमें ग्वानिन 5' एंड पे अकेला और एडेनिन एडेनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन 3' एंड पे। अगेन यहाँ पे हमारा 3' एंड पे साइटोसिन थाइमिन थाइमिन एडेनिन एडेनिन और हमारा ग्वानिन अकेला मिलेगा हमें जो है 5' एंड पे। तो ये हमारे जो बेस पेयर इतने अकेले हो गए, दिस इज कॉल्ड स्टिकी। ये आपके स्टिकी एंड हुआ, क्योंकि अब जो हमारा ये डोनर, सपोज ये हमारा डोनर डीएनए का एंड है, तो इसी तरीके का एंड हमें कहाँ मिला होगा, हमें वेक्टर में मिलेगा। ठीक है, और हमें जो है वेक्टर में सपोज यहीं पे देख लीजिए तो हमारा ये AATTC, तो इसका अगर हम देखेंगे तो आपका इसका अपोजिट हमें वेक्टर में सेम इसी तरीके इसका कॉम्प्लीमेंट हमें वेक्टर में मिलेगा।
और जब इसका कॉम्प्लीमेंट हमें वेक्टर में मिलेगा तो वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना जो है ज़्यादा ईजी होता है। सो इट इज़ कॉल्ड स्टिकी एंड और कोहेसिव एंड, मीन्स इसको चिपकाना, इसके बीच में जो है हाइड्रोजन आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना जो है लाइगेज के लिए ज़्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन ऑफ ब्लंट एंड के। ठीक है, यहाँ पे जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना ईजी होता है। अब हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज होता है, ये तीन प्रकार का होता है। रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज 1, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज 2 एंड रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज 3। तो जो आपका रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज 1 और 3 होता है, ये दोनों आपका किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज 1 और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज 3 ये कभी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पर कट नहीं करता है, मीन्स इन रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट नहीं होती है। ये पूरे डीएनए को कहीं भी रैंडमली कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सपोज ये आपका कोई डीएनए है, तो अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 1 और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 3, ये आपका कहीं से भी जो है डीएनए को कट कर देंगे। तो जो हमारा पर्पस है, ठीक है, हमारा पर्पस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए एक जो है हमारा एक स्पेसिफिक डीएनए हमें चाहिए, जो कि हमारा स्पेसिफिक डोनर डीएनए है। हमें एक स्पेसिफिक डीएनए चाहिए, तो हमारा पर्पस कभी भी जो है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 1 और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 3 से पूरा नहीं होगा। जबकि अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 2, तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 2 के पास बहुत ही स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है, जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को स्टैकर्ड एंड और ब्लंट एंड में कट करते हैं। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो होते हैं अपने काम के लिए मीन्स रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस 2 को ही यूज करते हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी। आइए अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखें। ये आपका अगेन एक एग्जांपल है PST1। ये आपका एक रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, जो कि आपका स्टिकी एंड पर स्टिकी एंड कट बनाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये साइटोसिन और थाइमिन के बीच में कट करेगा, और अगेन पैलिंड्रोमिक में ये नीचे दूसरे स्ट्रैंड में साइटोसिन और थाइमिन के बीच कट करेगा। और जो अब हमें हमारा रिजल्टेंट मिलेगा इसमें, तो 5' एंड पे आपका साइटोसिन, बाकी TGCAG 3' एंड पे हमें एक ये ओवरहैंगिंग, ठीक है, लटका हुआ ओवरहैंगिंग 3' एंड पर हमें ओवरहैंगिंग कट मिल गया। सेम अगर हम दूसरे स्टैंड में बात करें, तो दूसरे स्टैंड में आपका 3' पर आपको GACGT और C आपको 5' पे ओवरहैंगिंग मिल गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपके ओवरहैंगिंग मीन्स सिंगल अभी है ये। अब ये अपना जो है जब भी आपको वेक्टर के साथ इसको मिलाना होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको वेक्टर में मिल जाएगा, और ये वेक्टर के साथ जा करके बहुत आसानी से बाइंड हो जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड स्टिकी एंड, कोहेसिव एंड। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, तो सपोज आपका ये प्लाज्मिड का डीएनए है, अगर ये इस तरीके से ब्लंट कट रहेगा, ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस हमारा ब्लंट कट करता है और कोई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा इस तरीके से स्टिकी एंड में कट करता है, ये हमारा स्टिकी एंड में कट करता है, तो हमारा स्टिकी एंड में जो है जोड़ना, हमें स्टिकी एंड में हमें जोड़ना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें मिलेगा, यहाँ पे हमें ये ब्लंट एंड वाला हो गया। तो होप सो आप इस फिगर से समझ पाए होंगे। ये स्टिकी एंड में है, स्टिकी एंड में जो लाइगेज एंजाइम है वो बहुत ही जल्दी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है इन कंपैरिजन ऑफ ब्लंट एंड में। तो आइए कुछ एग्जांपल, फेमस एग्जांपल हम लोग लिख लें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं, ECO R1, BAM HI, HIND 3 और SAO 3A। ठीक है, ये 4 इनकी अगर हम बात करें, तो इसका जो रिस्ट्रिक्शन साइट है GAA TTC, और BAM HI के लिए मतलब BAM H1 के लिए GGA TCC। हम बात करें HIND 3 के लिए तो A8GCTT और GATC, और ये सब के सब हमें स्टिकी एंड देते हैं।
इन सब से हमें स्टिकी एंड मिलता है। मीन्स ये जब भी हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कट करेंगे तो हमें स्टिकी एंड मिलता है। तो आइए अब हम कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप्स के बारे में पढ़ लें। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले हमारे टाइप के बारे में, तो इट इज कॉल्ड आइसोसाइजोमर्स। आइसोसाइजोमर का मतलब होता है हमारा ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसका रिकॉग्निशन साइट सेम हो और वो बिल्कुल कट और सेम लोकेशन पर कट करे। मीन्स आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सेम जगह पर रिकॉग्नाइज करे और सेम जगह पर कट करे। तो यहाँ पे आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो SPH1 हमारा इसका जो रिकॉग्निशन साइट है CGTACG है, ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर CGTACG पर पहचानेगा। सेम अगर हम बात करें तो BBU1 हमारा ये भी CGTAC और G, इन दोनों का आप देख रहे हैं रिकॉग्निशन साइट सेम है। अगर हम इसको फिगर से बनाएं तो ये देखिए तो ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। तो जो आपका SPH1 और BBU1 है ये दोनों का जा करके ये एक ही जगह पर कट करता है। मीन्स ये इसको यहाँ पर CG पे कट करेगा तो ये इसको भी CG, सेम यही फिगर इसके लिए भी है और सेम यही कट इसके लिए भी है। तो आपका मेरा कहने का मतलब था कि साइटोसिन ग्वानिन के प्लेस पर ये इसको भी कट करेगा और साइटोसिन ग्वानिन के प्लेस पर ये इसको भी कट करेगा। साइट है दोनों का एक सेम है, ठीक है, और सेम लोकेशन पर ये डीएनए को कट करते हैं। तो ऐसे एंजाइम जो जिनका रिकॉग्निशन साइट सेम हो और जो सेम लोकेशन पर डीएनए को कट करें वो आपके आइसोसाइजोमर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नियोसाइजोमर्स की। तो नियोसाइजोमर का मतलब होता है ऐसे एंजाइम का पेयर, मीन्स ऐसे एंजाइम जो आपके डीएनए सीक्वेंस जिनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो सेम होगा, ठीक है। ऐसे एंजाइम्स जिनका रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम होगा बट वो डिफरेंट प्लेस पे कट करते हैं, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे दो एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है SMA1 एंड XMA1। ये X है, ये दो हमारे जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं। इन दोनों का आप देख रहे हैं तो रिकॉग्निशन साइट सेम है। मीन्स ग्वानिन साइटोसिन और आपका जो XMA1 है ये भी आपका ग्वानिन साइटोसिन को ही रिकॉग्नाइज करेगा। तो दोनों का जो रिकॉग्निशन साइट है वो सेम है। बट अगर हम इनके कट करने की मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करने के प्लेस को अगर हम देखें तो आपका जो SMA1 है ये ग्वानिन के बाद साइटोसिन पे कट करता है। कट करने के लिए हम इस तरीके से स्लैश का यूज करते हैं और XMAI आपका ग्वानिन के बीच में कट करता है। तो याद रखिएगा, अब यहाँ पे जो आपको पेयर मिलेगा वो ग्वानिन साइटोसिन का कट मिलेगा, ब्लंट कट, जबकि यहाँ पे आपको ग्वानिन और ग्वानिन साइटोसिन का कट मिलेगा। तो इस तरीके के एंजाइम जिनका रिकॉग्निशन साइट सेम हो बट अगर हम उसके कट की बात करें तो दे कट डिफरेंटली, वो डिफरेंट प्लेस पे कट करते हैं। तो इस तरह के एंजाइम आपके नियोसाइजोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपके एग्जाम में एक नंबर के लिए नियोसाइजोमर्स, आइसोसाइजोमर्स और ये लिखने के लिए आएगा, तो इसीलिए आप इनके कुछ एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिए। बात करें आइसोकैडोमर्स के बारे में, तो आइसोकैडोमर्स ऐसे एंजाइम है दैट रिकॉग्नाइज स्लाइट डिफरेंट सीक्वेंस। ये डिफरेंट सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं बट प्रोड्यूस द सेम एंड, लेकिन इन दोनों से हमें सेम एंड मिलता है। मीन्स जब ये एंजाइम फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं SAU3A और BAMH1, तो हम देखेंगे इनका जो रिकॉग्निशन साइट है अगर हम SAU3A की बात करें तो GATC है, जबकि BAMH1 का रिकॉग्निशन साइट है GGATCC और ये दोनों GATC एंड दोनों एक जैसे एंड देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम BAMH1 के लिए देखें तो आपका सपोज N स्टैंड फॉर, यहाँ पे आपका कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, यहाँ पे आपका कोई भी बेस पेयर हो सकता है, ठीक है। एडनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे आपका। तो GGATTC अब आपका क्या करेगा, ये इस एंड से इसको कट कर देगा
और ये इसको यहाँ से कट कर देगा। तो हमें जो यहाँ पे बेस पेयर लास्ट में मिलेगा वो मिलेगा GATC, ठीक है, जो कि हमारा ये एंड लास्ट का ये एंड मिलेगा। और अगर हम इधर से भी देखें तो हमें GATC मिलेगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम ये रेड कलर वाले में बात कर लें SAU3A का, तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा ये यहाँ पे कट कर देगा और ये यहाँ पे कट कर देगा। तो जो एंड हमें मिलेगा वो मिलेगा GATC, और इधर से अगर हम बात करें तो GATC। तो इस तरीके से इनका जो रिकॉग्निशन साइट है वो अलग अलग है। आप देख रहे हैं SAU3A का जो रिकॉग्निशन साइट है GATC है, और इसका रिकॉग्निशन साइट लंबा है। ये 4 न्यूक्लियोटाइड को पहचान रहा है और ये 6 न्यूक्लियोटाइड को पहचान रहा है, लेकिन एंड प्रोडक्ट कटने के बाद हमें सेम मिलेगा GATC। तो ये देखिए, ये कटने के बाद GATC, इसके बाद अगर कुछ भी रहे तो नहीं मायने रखता है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट का हमें कट एंड मिला वो हमें मिलेगा, अगर हम बात करें तो G5 डैश पे G और इस तरीके से GATC और फिर N कुछ भी ये मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट में हमें GATC मिल गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें लास्ट में GATC मिलेगा, ठीक। तो इस तरीके का स्टिकी एंड कट करने वाले जो हमारे एंजाइम है आइसोकेडोमर्स कहलाते, का मीन्स दैट एंजाइम दैट रिकॉग्नाइज स्लाइटली डिफरेंट सीक्वेंस। ये डिफरेंट सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बट प्रोड्यूस द सेम एंड, लेकिन ये सेम एंड प्रोड्यूस करते हैं। तो होप सो आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया शुरू से ही आते ही कि बैक्टीरिया के अंदर आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। इनको रिस्ट्रिक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फॉरेन डीएनए की एंट्री को बैक्टीरिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, मीन्स रोकते हैं। किसी भी फॉरेन डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं होने देते हैं। तो अगर ये फॉरेन डीएनए को मल्टीप्लाई नहीं होने देते हैं, उसको कट कर देते हैं, उसको फ्रेगमेंटेड कर देते हैं, तो क्या ये रिकॉग्निशन साइट अपने खुद के जो है सीक्वेंस को नहीं जो है कट करते होंगे? क्या ये अपने खुद के क्रोमोसोम में, अपने खुद के डीएनए में रिस्ट्रिक्शन, जो भी इनका रिस्ट्रिक्शन साइट है, क्या ये उसको छोड़ देते हैं? ये अपने खुद के डीएनए को हार्म क्यों नहीं पहुंचाते हैं? तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया के पास आपका मॉडिफिकेशन सिस्टम पाया जाता है, मीन्स आपका जो भी रिकॉग्निशन एंजाइम है, उस रिकॉग्निशन एंजाइम का जैसे EcoR1 है, तो EcoR1 का ही जो है मॉडिफिकेशन सिस्टम पाया जाएगा EcoR1 के लिए, जो कि आपका कहलाता है डीएनए मेथाइलेज। तो डीएनए मेथाइलेज नाम का आपका एंजाइम होगा, जो कि EcoR1 का अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि EcoR1 की जो रिकॉग्निशन साइट है GAATTC, ये मैंने आपको बताया था कि EcoR1 की रिकॉग्निशन साइट GAATTC है। तो यहाँ पे आपका जो मॉडिफिकेशन सिस्टम पाया जाता है बैक्टीरिया में, ये अपने खुद के बैक्टीरिया में आपका EcoR1 के लिए जो इसका रिस्ट्रिक्शन साइट है, उसके सेकेंड एडेनिन पर जा करके मेथिल ग्रुप को जोड़ देगा, ठीक है, CH3 ग्रुप को ऐड कर देगा। तो जब ये CH3 ग्रुप को ऐड कर देगा तो बैक्टीरिया के जो भी आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर पाया जा रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और वो अपने खुद के डीएनए को कट नहीं करेगा। तो आइए हम इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कि मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो मॉडिफिकेशन सिस्टम में हम देखेंगे आपका, सपोज मैंने आपको बताया कि जैसे EcoR1 का जो रिस्ट्रिक्शन साइट GAATTC है, ठीक है। आपका EcoR1 के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट GAATTC है। तो आपका सपोज डीएनए का जो भी आपका बैक्टीरिया का अपना ओन डीएनए होगा, इस बैक्टीरिया के ओन डीएनए पर भी ऐसा नहीं हो सकता है कि इस तरीके की साइट प्रेजेंट ना हो। सपोज अगर प्रेजेंट है GAATTC, तो ये खुद के उनके डीएनए को इसलिए नहीं कट करता है क्योंकि EcoR1 का ही एंटी आपका EcoR1 डीएनए मेथाइलेज प्रेजेंट होगा, डीएनए मेथाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, जो कि
सेकेंड एडेनिन को मॉडिफाई कर देगा। तो ये आपके सेकेंड एडेनिन को मॉडिफाई कर देगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप को ऐड कर देगा, मैथिल ग्रुप को ऐड कर देगा, और जो हमारा डीएनए होगा ये जो है आपका सेफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसका जो भी पूरा डीएनए होते हैं CCTTTTGGGC, जो भी आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस बैक्टीरिया के अंदर पाए जाएंगे जितने भी प्रकार के, उतने ही जगहों पर जो है यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़ा रहेगा। इस तरीके से मेथिल ग्रुप इसको पूरा ऐड करके इसको मॉडिफिकेशन इसके डीएनए को मॉडिफाई कर देता है। मतलब बैक्टीरिया के खुद के डीएनए को ये मॉडिफाई कर देता है। वहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम लोग डीएनए मेथाइलेज बोलते हैं, और ये डीएनए मेथाइलेज डीएनए जो है बैक्टीरिया के डीएनए को मॉडिफाई करने का काम करता है, मीन्स मैथिल ग्रुप ऐड करने का काम करता है। तो इस तरीके से सिस्टम से जो हमारा बैक्टीरिया का डीएनए होता है खुद का, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बच जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको मॉडिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो होप सो आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के टाइप्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में कितने प्रकार के और एंडोन्यूक्लियस होते हैं, जैसे आइसोसाइजोमर्स जो है, नियोसाइजोमर्स, क्लेडोसाइजोमर्स, ये सारे मैंने आपको बताए। और ये कितने प्रकार के इंड में कट करता है डीएनए को, ब्लंट इंड, स्टिकी इंड, और इसका क्या फ़ायदा होता है कट करने का। और कुछ मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट के बारे में भी बताया। तो ये बहुत ही सरल शब्दों में मैंने अपनी तरफ से इसको पूरा क्लियर करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग वेक्टर जो है हमारा डीएनए, जो डोनर डीएनए है, वेक्टर, एंडोन्यूक्लियस, जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो फाइनली हम देखेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट, ये सब कुछ बनाने के लिए हम कैसे वेक्टर में अपने डीएनए को मॉडिफाई करते हैं, और कैसे हम उसको जो है कैसे हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।